नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आर्य एजू ऐप से। आज चर्चा करते हैं मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण युद्ध के ऊपर, खानवा का युद्ध। ये लड़ाई 17 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर व मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के बीच में लड़ी गई। पानीपत के युद्ध के पश्चात राणा सांगा का ये सोच था कि बाबर अपने पूर्ववर्ती लुटेरों की तरह भारत में लूटपाट करके वापस चला जाएगा, किंतु जब बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लिया तो राणा भी चिंता में पड़ गए कि अगर बाबर भारत में स्थायी रूप से रहता है तो वो राणा के लिए भी एक चुनौती होगी। इधर बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा के पृष्ठ संख्या 223 के ऊपर कि जब वो काबुल में था तो राणा का एक एलची उसके दरबार में आया और उसने कहा कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करे तो राणा आगरा पर आक्रमण करेगा। मैंने दिल्ली और आगरा दोनों को जीत लिया, किंतु वो काफिर हिला तक नहीं। जब ये तय हो गया कि बाबर स्थायी रूप से भारत में ही रहेगा तो राणा सांगा ने भी अपनी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। यहां देखिए कि राणा भी उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण ताकत थे और बाबर भी अच्छे से जानता था कि राणा की सैनिक ताकत इब्राहिम से भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में उसने भी अपनी सैनिक तैयारियों को जारी रखा। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि इब्राहिम के पराजय के पश्चात काफी संख्या में अफगान बाबर के साथ हो गए और बाबर की सैनिक ताकत भी काफी बढ़ गई। तो दोनों की सेनाओं के अनुपात के संदर्भ में देखें तो इस समय बाबर की सैनिक ताकत, जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि लगभग 50,000 के आसपास थी, वही राणा सांगा की सैनिक ताकत 1 लाख के आसपास रही होगी। रसब्रुक विलियम ये कहते हैं कि दोनों की सैनिक ताकत का अनुपात 1:8 का था, यानी राणा सांगा की सैनिक ताकत बाबर से 8 गुना अधिक थी। जैसा राजपूताने में परंपरा रही है कि बड़ी लड़ाई से पहले जो मुख्य शासक होता है वो अपने अधीनस्थों को पाती परवाने भेजते हैं, तो राणा भी उस समय की एक बड़ी शख्सियत थी। उनके हुजूर में 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार थे। जैसे ही राणा ने अपने सरदारों को पाती परवाने भेजे और सभी युद्ध की तैयारी के साथ राणा के हुजूर में उपस्थित हो गए। इधर बाबर भी आगरा के निकट अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए था और जैसे ही मुगलों ने बयाना के ऊपर आक्रमण किया तो ये तो सीधे से राणा सांगा के वजूद को चुनौती थी। राणा भी अपने लश्कर के साथ चित्तौड़ से चल पड़े, वो रणथंबोर पहुंचे और रणथंबोर से भुसावर का घेरा लगाते हुए वो आधुनिक रूपवास तहसील के बयाना के निकट पहुंचे। बाबर ने भी अपनी सैनिक तैयारियों को जारी रखा। जैसे ही राणा बयाना के निकट पहुंचे, राणा के अग्रिम सैनिक दस्तों ने बयाना के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय बयाना की दुर्ग रक्षा का भार बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा के ऊपर था और राजपूतों का यह हमला इतना तेज था कि मेहंदी ख्वाजा संभल ही नहीं सका। आगरा से सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में तत्काल सैनिक सहायता आई, किंतु कुछ नहीं कर सके और दोनों मुगल सेनानायक मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा मैदान छोड़कर भाग गए। जब ये भागे हुए सैनिक आगरा पहुंचे तो उन्होंने राणा सांगा की सैनिक ताकत का बड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया कि इतनी विशाल सेना है कि उसके आगे के हिस्से को तो देख पा रहे हैं, पीछे के हिस्से का पता ही नहीं। इसी समय काबुल से आए हुए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि इस युद्ध के अंदर बाबर की पराजय होगी। तो बाबर के सैनिकों का मनोबल गिर गया, बाबर और भी ज्यादा समस्या से घिर गया। ऐसी स्थिति में बाबर ने एक दृढ़ निश्चयी पुरुष की इच्छा शक्ति का परिचय दिया। वो मध्य एशिया का एक महान सेना नायक था और विपरीत परिस्थिति में उसने अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की और उसने एक बहुत ही ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया कि इस नश्वर संसार में जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम यहाँ काफिरों के खिलाफ जिहाद करेंगे। अगर हम इस युद्ध में विजय को वर्ण करते हैं तो भारत वसुंधरा की धरा का ऐश्वर्य भोगेंगे और अगर हम काफिरों के खिलाफ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हम जन्नत को प्राप्त होंगे। अंततः सैनिकों का आत्मविश्वास लौटा और सैनिकों ने युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं कि युद्ध से पूर्व बाबर ने सैनिकों के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वो कभी जीवन में शराब नहीं पिएगा। बहुमूल्य मदिरा पात्रों को तोड़ दिया गया, बहुमूल्य शराब को जमीन पे उड़ेल दिया गया
और मुसलमानों पे लगने वाला एक चुंगी करता तमगा वो समाप्त कर दिया गया। साथ ही बाबर ने कहा कि इस युद्ध की विजय के पश्चात जो सैनिक काबुल लौटना चाहेंगे उनको बिना किसी बाधा के काबुल भेज दिया जाएगा, अच्छा इनाम दिया जाएगा। अंत सैनिकों ने भारत में ही रहकर इस महत्वपूर्ण लड़ाई को लड़ने का निश्चय किया। बाबर ने खानवा की युद्ध की तैयारी लगभग पानीपत जैसी ही रखी। एक छोटा सा बदलाव किया कि राणा की जो सेना थी या राणा के प्रमुख सरदार थे उनको पता था कि पानीपत में तोपों का प्रयोग हुआ है, तो राणा का जो युद्ध मंत्रिमंडल था उसने तय किया कि हमारा पहला लक्ष्य बाबर की तोपों के ऊपर हमला करके उसको कब्जे में लेना होगा। तोपों पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो फिर लड़ाई बराबरी की हो जाएगी। क्योंकि बाबर भी इस चाल से अवगत था, तो जहां पानीपत में तोपों को आपस में गीले चमड़े के रस्से से बांधा गया था, वहीं खानवा में लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। इस तरह बाबर अपनी पूरी तैयारी के साथ खानवा के मैदान में आ डटा। राणा भी अपने लश्कर के साथ खानवा के मैदान में पहुंच गया। यहाँ हम दोनों पक्षों की जो सैनिक ताकत है उनका मूल्यांकन करें कि कौन कौन से सरदार किसके पक्ष में लड़ रहे थे, बहुधा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप ध्यान दें कि राणा की पक्ष में मरहूम सुल्तान इब्राहिम का छोटा भाई महमूद लोदी, मेवात का हसन खां मेवाती, चंदेरी का शासक मैदनी राय जिसको किंग मेकर ऑफ मालवा कहा जाता था, साथ ही बीकानेर के शासक जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, साथ ही मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता का रतन सिंह, ये रतन सिंह वही है मीराबाई के पिता। इसके अतिरिक्त आमेर का कच्छावा पृथ्वीराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, गोकुंदा का झाला सज्जा और सादड़ी का झाला अज्जा, जालोर का सोनगरा रामदास, सिरोही का अखेराज और देवलिया प्रतापगढ़ का रावत बाग सिंह, ये राणा के कमान में थे। और राणा पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना को खानवा में व्यवस्थित किए हुए था। उधर बाबर के पक्ष के ऊपर अपन नजर डालें तो हम पाएंगे कि बाबर की सेना भी 3 भागों में बटी हुई है। मध्य भाग में खुद बाबर था, उसके साथ उसका भाई तिमूर सुल्तान था, उसके साथ शाहजादा सुलेमान, अब्दुल्ला किताबदार, दोस्त इशाक आका और भारतीय हिंदुस्तानी अमीर आलम खां लोदी। इसके अतिरिक्त शाह मंसूर बरलास, निजामुद्दीन खलीफा, तरदी बेग, ये बाबर के निकटतम खड़े थे। और रणनीति ये थी बाबर की कि सेना के दाएं बाएं हिस्से पे जिस पे भी पहले आक्रमण होगा, जैसे ही दबाव पड़ेगा तो प्रमुख सरदारों को यहां से उनकी मदद के लिए भेजा जाएगा। बाबर के बाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे मेहंदी ख्वाजा, बाबर के बहनोई थे। इसके अतिरिक्त सुल्तान मिर्जा, जानी बेग और ये हिंदुस्तानी अमीर है निजाम खां। निजाम खां तो बहलोर लोदी का पोता था। इसके अतिरिक्त ये आपका जलाल खां और कमाल खां, ये तीनों भारतीय या हिंदुस्तानी अमीर कहे जा सकते हैं। बाबर की सेना का दायां पक्ष शाहजादा हुमायूं के अधीन था और उसकी मदद के लिए कासिम हुसैन सुल्तान, खुसरो कोकलतास, पीर कुली खां, मलिक दाद किरानी और भारतीय हिंदुस्तानी अमीर दिलावर खां लोदी, ये दाएं हिस्से की तरफ डटे हुए थे। 17 मार्च को सुबह 9 बजे के आसपास राणा सांगा की सेना आगे बढ़ी। बाबर मध्य भाग से अपने आप को नियंत्रित किए हुए था और जैसे ही बाबर की सेना माफ कीजिए राणा सांगा की सेना आगे बढ़ी, राजपूतों के बाएं हिस्से ने मुगलों के दाएं भाग के ऊपर जबरदस्त हमला किया और यह हमला इतना तेज था कि मुगलों के पैर उखड़ने लगे। इसी समय सुल्तान बाबर ने तिमूर को उस पक्ष की मदद के लिए भेजा, किंतु राजपूतों का प्रवाह इतना तेज था कि सुल्तान तिमूर भी राजपूतों के प्रवाह को रोक नहीं पा रहा था और स्थिति ऐसी बनी। राजपूतों की एक रणनीति थी कि बाबर के सेना के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाए, दाएं बाएं भाग को, और दबाव इतना बढ़ा कि जो सेना सीधी यूं आड़ी रेखा में खड़ी थी वो सीधी सी होने लगी। बाबर को भी चिंता उभरी कि कहीं ऐसा नहीं हो
कि राणा सेना को दो हिस्सों में तोड़ दे। तत्काल शाहजादा सुलेमान और दोस्त इशाक आका दाएं हिस्से की तरफ लपके और साथ ही जो दाएं हिस्से का तोप का प्रभारी था उस्ताद हुमायूं के साथ, उसने आग उगलती तोपों से राजपूतों के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। और ये जो प्रहार था ये राजपूतों के लिए काफी कठिनाइयों भरा हुआ। ऐसी स्थिति में राजपूत थोड़े पीछे हटने लगे और इसी समय बाबर ने अपने तुलुगामा को निर्देश दिया कि वो राणा के पीछे के हिस्से पर आक्रमण करे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, युद्ध अपने चरम पे पहुंचता गया। अचानक तुलुगामा घुड़सवारों ने पीछे से राजपूतों के ऊपर आक्रमण किया, किंतु राजपूतों ने बाबर के तुलुगामा को वहां से खदेड़ दिया। इससे बाबर में थोड़ी और भी निराशा उत्पन्न हुई, किंतु उसने हौसला नहीं खोया और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा को, जो मुस्तफ़ा था वो दाएं हिस्से से तोपों का नियंत्रण संभाले हुए था, बाएं हिस्से से था वो अली, तो इन्होंने अचानक तोपों का मुंह राजपूतों के ऊपर खोल दिया। इसी समय बंदूकचियों ने राजपूतों के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया और यह प्रहार इतना तीव्र था कि राजपूत पीछे हटने लगे। संजोग कहिए कि इसी समय राणा सांगा की आंख में आकर एक तीर लगा। राणा की एक आंख पहले ही खराब थी और वहीं वो तीर लगा। ऐसे में राणा घायल होकर हाथी के हौदे में लुढ़क गए और एक तुर्की सैनिक अधिकारी अली कुली खां ने, या कुली खां कहते हैं, उसने राणा को बंदी बनाने का सोचा। राणा के निकट लड़ रहे मारवाड़ के राजकुमार मालदेव, जिसकी उम्र उस समय मात्र 17 वर्ष थी, जैसे ही देखा कि राणा को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसने अपने राजपूतों को आदेश दिया कि पीठ से पीठ सटा लो, राणा जी तक इनको नहीं पहुंचने देंगे। इधर से तुर्क जो तीरंदाज थे वो और बंदूकची जबरदस्त गोले और तीर चला रहे थे। मालदेव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर राणा के हाथी के निकट पहुंचने में सफलता अर्जित कर ली। जब वो हाथी के निकट पहुंचा तो देखा कि माहवती घायल हो चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। बड़ी कठिनाई के बाद मालदेव ने राणा के हाथी को अपने नियंत्रण में लिया और राणा जी को ढालों की ओट में तीरों से बचाते हुए हाथी से नीचे उतारा गया और एक पालकी में डालकर उनको बसवा ले जाया गया और इस तरह से राणा मैदान से बाहर हट गए। जैसे ही राणा मैदान से बाहर हटे तो राजपूतों में ये भ्रम रहे कि भाई राणा अभी मैदान में है, तो उनकी जगह झाला अज्जा ने राजकीय चिन्ह धारण किए और कुछ समय तक युद्ध को जारी रखने की कोशिश की, किंतु राजपूतों में एक ऐसा मैसेज गया कि या तो राणा मारे गए हैं या राणा को मुगलों ने बंदी बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में राजपूतों के हौसले पस्त हो गए और वो मैदान छोड़ने लगे। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर बाबर ने अपने तोपचियों को और बंदूकचियों को आदेश दिया कि राजपूतों पे जबरदस्त प्रहार हो, और ये प्रहार इतना तीव्र था कि राजपूतों के बड़े बड़े सरदार इसमें काम आए और अंततः राजपूत तीन तरफ से घेर लिए गए और वो इस मैदान में बाजी हार बैठे। राणा घायल अवस्था में बाहर जा चुके थे। कहते हैं कि आधी रात को राणा को होश आया, तब उनको पता लगा कि ये लड़ाई वो हार गए हैं और राणा को इतना सदमा लगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा, सर पे पगड़ी धारण नहीं करूंगा, पलंग पे सोऊंगा नहीं और चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। राणा ने अपने आप को मांडलगढ़ में केंद्रित किया और यहीं उनके सरदार नहीं चाह रहे थे कि एक दूसरी ऐसी कोई बड़ी लड़ाई लड़े। तो जैसे ही बाबर ने चंदेरी के ऊपर आक्रमण किया तो राणा मैदेनी राय की मदद के लिए चले। रास्ते में राणा को जहर दे दिया गया और राणा की मृत्यु हो गई। इधर बाबर कहता है कि खुदा का शुक्र है कि मैंने एक ऐसा युद्ध जीत लिया जिसकी मुझे आशा भी नहीं थी, और इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर निश्चिंत हो गया कि अब उत्तर भारत में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे चुनौती दे, क्योंकि राणा का वजूद अब धीरे धीरे समाप्त हो गया था और मुगलों ने लगभग उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। धन्यवाद।